बच्चों आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वेक्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। इसके साथ ही इसके एप्लीकेशन सीखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यह चैप्टर आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 12th क्लास के मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक डेफिनेशंस। इसमें ज्यादातर डेफिनेशंस मैं पिछले लेक्चर्स में करा चुका हूं, आपको डेफिनेशन नहीं बची है। ये एक तरह से बोला जाए इसका कॉन्सेप्ट ही है। पहला होता है यूनिट वेक्टर कि व्हाट इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता क्या है? तो देखो, वेक्टर से आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। अब डायरेक्शन को तो छोटा बड़ा हम कर नहीं सकते, डायरेक्शन तो फिक्स होती है। छोटी या बड़ी क्या चीज की जा सकती है, उसका नाम होता है मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर को छोटा या बड़ा करने के लिए हम कौन सी क्वांटिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसका नाम क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो जैसे कि डायरेक्शन विच इज मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये डायरेक्शन नहीं, ये होना चाहिए वेक्टर। ठीक है, तो इस वेक्टर को अगर हमें वेरी कराना है डायरेक्शन फिक्स रखते हुए, तो हमें क्या चीज वेरी करानी पड़ेगी? मैग्नीट्यूड। इसी को चेंज कर सकते हैं। तो इतना छोटा मैग्नीट्यूड कर दो कि उसका अमाउंट कितना रह जाए? यूनिट के इक्वल रह जाए। ये यूनिट मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए। ये ऐसे वेक्टर को हम नाम देते हैं यूनिट वेक्टर। क्या नाम देते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिस वेक्टर की डायरेक्शन तो होती है पर्टिकुलर, बट उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी होता है। इस चीज को आई होप आप सभी लोग ढंग से समझ चुके होंगे। जैसे कि दिया हुआ है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, कि ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस है, और यह है जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, इन चीजों को स्पेशली ये बार बार ये चीज ना लिख के हम एक सिंबल की फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति 3 मीटर चला अलोंग एक्स एक्सिस, तो या तो पूरा लिखो द मैन मूव 3 मीटर अलोंग द एक्स एक्सिस, अदरवाइज उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देने का क्या तरीका हो जाएगा? 3 तो उसका हो गया मैग्नीट्यूड, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन चिपका दो साथ में। तो एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन होती है वह होती है आई के ऊपर छोटा सा कैप लगा दो। तो 3 आई कैप इस बात का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है कि 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर, जो भी हम यूनिट ले रहे हो, कि इतने यूनिट वो चला है, 3 यूनिट चला है अलोंग द आई कैप, मीन्स अलोंग द एक्स एक्सिस। आ गया समझ में? तो इसे कोई भी हम वेक्टर मान सकते हैं। मान लो वेक्टर डी, डी मीन्स डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है? 3 आई कैप। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई जे मतलब वाई एक्सिस में चला होता, तब हम बोलते उसको फिर से ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता विच इज इक्वल टू 3 जे कैप, अगर वो 3 यूनिट चला होता वाई एक्सिस में। इसी तरह से अगर वह 3 यूनिट चला होता जेड एक्सिस में, तब हम उसको बोलते डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज इक्वल टू 3 के कैप। के कैप इज द यूनिट वेक्टर, या इसे डायरेक्शन वेक्टर भी नाम दे देते हैं, अलोंग द जेड एक्सिस। एनी प्रॉब्लम? तो यह जो आई कैप, जे कैप और के कैप हैं, ये सभी हमारे क्या हैं? यूनिट वेक्टर्स हैं। कहां हैं? अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम सीखने जा रहे हैं वह है मैग्नीट्यूड्स के बारे में। पहले भी आई होप मैं आपको हल्की सी नॉलेज दे चुका हूं, बट फिर से एक बार रिमाइंड करा रहा हूं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो देखो, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि है ये आई कैप, क्या है? आई कैप, जिसे कि हम एक यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं। अगर इस
आई कैप को हमें मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ उसका अमाउंट, डायरेक्शन नहीं। उसके लिए ये दो वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं। इन लाइन को हम नाम देते हैं मॉडुलस। क्या नाम देते हैं? मॉडुलस। तो जब कभी किसी वेक्टर का मॉडुलस ले दिया जाए, इसका मतलब होता है कि हम उस वेक्टर के सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा। क्यों होगा 1? क्योंकि आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर। यह एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक उसी प्रकार हम ये जे कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। और उसी तरह से के कैप, क्योंकि आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर हैं, तो के कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। यहां से हमें पता चला कि आई कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू जे कैप के मैग्नीट्यूड के एंड विच इज इक्वल टू के कैप के मैग्नीट्यूड के। ये सारे के सारे यूनिटी ही हैं, इक्वल टू 1 के आएंगे। यहां तक कोई डाउट आई होप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देखते हैं, किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। मान लो ये हमें कोई पॉइंट दे रखा है, क्या पॉइंट गिवन है? ए। ओ इज द ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं, जिनकी अभी हमें नीड नहीं पड़ने वाली है। अभी तो हमें सिर्फ सीखना व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। तो ओरिजिन से उस पॉइंट को मीट कराते हुए क्या बना दो? एक एरो, स्ट्रेट एरो बना दो, जिसका कि टेल कहां होना चाहिए? एट द ओरिजिन, हेड होना चाहिए टुवर्ड्स दैट पॉइंट। तो इस ओ ए, किसको? ओ ए को हम नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ओ, सॉरी ऑफ पॉइंट ए। तो ये ओ ए क्या चीज? ओ ए विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। और किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू ओ, ओरिजिन। जिस पॉइंट का निकालते हैं वह पॉइंट बाद में लिखा जाता है, और जिस पॉइंट से ड्रॉ कर रहे होते हैं पोजीशन, वो पॉइंट पहले लिखा जाता है। ये चीज जरूर ध्यान रखने वाली है। समझ में आ गई पोजीशन वेक्टर क्या होता है? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए गिवन पॉइंट, जो कि हमने ए ले लिया है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप। यह बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से तुम्हारा एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट होकर आएगा, जिस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं और आपको सॉल्व करनी होंगी। हमने एज्यूम किया इस पॉइंट ए के कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,3। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस में है ओनली, इसलिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं। ठीक है, इसका जो मीनिंग होता है इन कोऑर्डिनेट्स का, इसका मतलब होता है इस पॉइंट ए से अगर हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये हमें कोऑर्डिनेट मिलता है। मतलब ओरिजिन से इस कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है। तो पॉइंट ए का, किसका? पॉइंट ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है यह कितना है? 2। और यह जो 3 दिखा रहे हैं ना, इसका मतलब होता है, जो कि वाई कोऑर्डिनेट है, कि इस पॉइंट से वाई कोऑर्डिनेट पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और यह जो होगा यह वाई एक्सिस हो जाएगा, और यह वाई एक्सिस कितना हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा। आई होप यहां तक समझ में आई होगी बात आपके। किसी के कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट लिख के पूछ लिया करो, उसमें कोई संकोच नहीं किया करो। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब अगर कुछ ध्यान रहा हो तो एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स के बारे में जो मैंने बताया था, जो कि ट्रायंगल लॉ से बताया था, कि कोई भी दो वेक्टर हैं, ये ऊट पटाख मैंने लिख दिए थे, दिस वाज द वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और इनको ऐड करने का तरीका सिखाया था कि पहले वेक्टर ए को ड्रॉ करो, वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी की टेल लगाओ, ये इस तरह से। v को शिफ्ट करके ऐसे लेके आते हैं कि a के हेड पर v की
टेल आ जाती है और बाद में इनिशियल पॉइंट जो कि हमारी टेल होती है, फाइनल पॉइंट जो कि हेड होता है, इसको एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो। वेक्टर बनाते हैं ये भी, टेल पे टेल हो रहता है और हेड पे हेड रहता है। इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। किनका? ऑफ दीज टू वेक्टर ए एंड बी, जिनको कि हमने क्या किया था? ऐड किया था। तो यह होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। एनी प्रॉब्लम? किसका? वेक्टर्स का। तो इस वेक्टर ओ ए को भी हम अगर इसी तरह से बनाकर देखें तो देखो कैसे बनेगा। यह तो था वेक्टर ओ ए, ठीक है ना, क्योंकि दिस वाज द पॉइंट ओ एंड दिस इज पॉइंट ए। ये कितने यूनिट? 2 यूनिट। भाई जो एक्स एक्सिस आई थी इस कोऑर्डिनेट की, वो कितनी थी? 2 यूनिट है। इसी तरीके से जो वाई एक्सिस है 3 यूनिट है ये वाली। और मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी वेक्टर को उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज मत होने दो, कहीं भी शिफ्ट करके ले जाओ, वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो इस वेक्टर को मैं यहां ले आऊंगा, 3 यूनिट को। 3 यूनिट को कहां ले आया? जो ये था इसको यहां ले गया। अब ओ, इसको मान लो कुछ भी, सी, और ये तो ए है ही। तो देखो जो वेक्टर ओ सी हो गया वह कितना हो गया? 2 आई कैप। क्यों आई कैप? एलो एक्स एक्सिस है। इसी तरीके से वेक्टर सी ए, वेक्टर सी ए कितना हो गया? 3 जे कैप। क्यों 3 जे कैप? क्योंकि 3 यूनिट था अलोंग वाई एक्सिस है, जिसकी की जे कैप होता है यूनिट वेक्टर। ये दोनों पता चल गए। अब इनको अगर ऐड कर दें तो ट्रायंगल जो अभी हमने सीखा है, वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर सी ए विल बी इक्वल टू वेक्टर ओ ए। तो वेक्टर ओ ए किसके इक्वल आ गया? वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर सी ए। आया समझ में यहां तक? क्लियर? इसको मैं रफ कर दे रहा हूं अभी, क्योंकि ये तो सिर्फ आप लोगों को रिमाइंड कराने के लिए था। तो वेक्टर ओ ए will become equal to, what is vector OC? 2i cap plus what is vector CA? 3j cap। तो इस तरीके से हमने सीखा हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, मगर कब? जबकि हमें उस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स 2, 3 गिवन थे। यह चीज आई होप सबके ढंग से समझ में आ गई होगी। जिस बच्चों ने इसको सब्सक्राइब कर रखा हो चैनल को, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वह बच्चे भी इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी दे दें। अब देखो, वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप between 2 points A and B when their coordinates are given in terms of I cap, J cap and K cap। तो कोऑर्डिनेट्स तो I cap, J cap, K cap के फॉर्म में नहीं होते हैं, कोऑर्डिनेट्स सिर्फ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसको हटा दो यहां से। हमें ये गिवन है, ये दिस इज पॉइंट ए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह कॉन्सेप्ट, और समझ लो यह क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ना होगा, ये मान के चलो। बहुत ढंग से सीखना है इसको। यह ओरिजिन है और इसके कोऑर्डिनेट 0,0 मेंशन है। इसके कुछ भी कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। सपोज हमने मान लिया x1, y1, और इसके कुछ भी कोऑर्डिनेट गिवन है x2, y2। x1 और y1 की जगह बाद में हम कोई भी नंबर लिख देंगे, 2,3 या इस टाइप से। ये जो ओ ए होगा, क्या चीज? ओ ए। तो देखो वेक्टर ओ ए क्या होगा? वेक्टर ओ ए है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। मैं यहां पे लिख ही रहा हूं, पोजीशन वेक्टर
ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, ओ ए कितना होना है, ओ ए पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था इस बारे में, चलो वो बाद में बात करेंगे। अभी तो सिर्फ ये ध्यान रख लो ओ ए है। इसी तरह से बी का जो पोजीशन वेक्टर होगा यह कितना होगा, ओ बी। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना हो गया, ओ बी। अब हमसे कहा गया है फाइंड द वेक्टर ए बी। ए बी कहा है तो ए से बी की तरफ हमारी क्या होगी, एरो की डायरेक्शन होगी। यह बहुत ज्यादा काम की चीज है, जरूर ध्यान रखना। अगर वेक्टर ए बी कहा गया है, क्या ए बी, तो एरो की डायरेक्शन किधर से किधर होगी, ए से बी की तरफ होगी। और यदि यहीं पर कोई बोलता वेक्टर बी ए, तो एरो की डायरेक्शन बी से ए की तरफ बनाते। ये वेक्टर ऐसे ना बनाते, वेक्टर बनाते इस तरह से। ठीक है, कहने का मतलब था ये, सॉरी, डायरेक्शन इधर होती। तो अब ये हो जाता वेक्टर बी ए। यहां तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो हमसे क्या फाइंड करवाया गया है, ए बी। तो अब इसके अंदर अगर गौर से देखो तो ट्राइंगल ऑफ एडिशन लगा दो वेक्टर का। एक वो वेक्टर जिसके हेड पर दूसरे की टेल लगी होती है, इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी। समझ रहे हो ना, क्योंकि इस वेक्टर ओ ए के हेड पर किसकी, वेक्टर ए बी की टेल लगी हुई है, दोनों जोड़ेंगे और इक्वल जो बचा हुआ वेक्टर होता है वह आ जाता है ओ बी। हमें तो ए बी फाइंड करना है। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान रखना। मैं इसको इस हवाले को इरेज कर रहा हूं इस समय। देखो इसको ढंग से एक्सप्लेन करता हूं एक बार और। ये वेक्टर ए बी जो वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए आया है, इसका मतलब होता है कि कोई भी जो वेक्टर होता है वो उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर होते हैं उनके रेस्पेक्ट में लिख दिया जाता है। कैसे लिखा जाता है, इसे बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। यह होता है हमारा कोई भी वेक्टर। आ गया समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर कोई कहता आपसे कि फाइंड आउट करो बी ए, तब बताओ कैसे लिखते पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में। ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ, बाद में कौन सा जो लेटर होता है लिखा हुआ इसमें उसको पहले, बाद में ए है ना, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस, अब जो पहले पॉइंट लिखा हुआ होता है वो लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैं इसको जरा डिलीट कर रहा हूं और इसी पे बेस्ड एक छोटी सी प्रॉब्लम टाइप की कराता हूं। तो देखो वेक्टर ओ ए कितना है, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में x1 ये होगा, यह हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। ये मैंने अभी पहले इसी लेक्चर के अंदर पहले वाला पॉइंट ये एक्सप्लेन किया था, ये कैसा होगा। इसी तरह वेक्टर ओ भी हमारा हो जाएगा x2 आई कैप प्लस
y2 जे कैप, यहां तो कोई प्रॉब्लम होपफुली नहीं होनी चाहिए। तो वेक्टर ए बी हमारा हो जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। ठीक है, बाद वाला पॉइंट पहले लिखा जाता है और पहले वाला पॉइंट माइनस के बाद में लिखा जाता है उसको पोजिशनल वेक्टर। ओ बी का क्या है, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। अब देखो माइनस कैसे करते हैं किन्हीं दो वेक्टर्स को, x2 आई कैप माइनस x1 आई कैप वाले एक साथ लिख लो प्लस जे कैप वाले एक साथ लिख लो। एक्स y2 जे कैप प्लस x1 जे कैप, ये क्या हुआ, x2 आई कैप माइनस x1, तो y2 और y1, हाँ y1 जे कैप। और एक चीज और भी ध्यान रखो, यहां माइनस का साइन है, माइनस। ठीक है, आई कैप बाहर लिख दो, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। यह है हमारा आ गया वेक्टर ए बी। फिर एक बार रिमाइंड करा रहा हूं ढंग से देखो, किसी भी वेक्टर को निकालना हो कब, जबकि उस वेक्टर जिन पॉइंट से मिलाकर बनाया जा रहा है, पॉइंट ए और बी से मिलाकर बनाया जा रहा है, और उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो वह वेक्टर आई कैप जे कैप की टर्म्स में कैसा लिखा जाता है, फाइनल वाला पॉइंट जो कि बी है माइनस इनिशियल वाला पॉइंट जो कि ए था, इनके कोऑर्डिनेट के बीच माइनस का साइन टाइम्स आई कैप प्लस का साइन। फिर अब जे कैप वाली चीज लिखेंगे हम, तो बाद वाले का वाई कोऑर्डिनेट माइनस पहले वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट टाइम्स जे कैप। दिस विल बी द फाइनल आंसर। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, आराम से बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हो। किसी को नहीं है? ठीक है, अब बहुत 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 ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आज की, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यह तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि कोई भी वेक्टर, मान लो हमारा वेक्टर ए भी था, अब कोई कहता कि बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड का मतलब है इस वेक्टर ए बी को मॉडुलस के अंदर लिख दो, इसका मतलब है वेक्टर ए बी का ओनली मैग्नीट्यूड लिखा जाना है। क्या लिखा जाना है? मैग्नीट्यूड। मैं फर्जीवाड़े का एक एग्जाम्पल उठा रहा हूं, मान लो वेक्टर ए बी दिया हुआ होता 3 आई कैप, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता? ओनली 3, क्योंकि डायरेक्शन नहीं मेंशन करनी है हमें केवल क्या मेंशन करना है? मैग्नीट्यूड। तो या तो मॉडुलस लगा दो, या ओनली अगर हम ए बी भी लिख देते, इसका मतलब भी होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर एरो नहीं लगाया हमने ऊपर वाला हेड एरो जिसको बोलते हैं, तो इसका मतलब भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच वाज इक्वल टू 3। अब एक बच्चा कहेगा सर ये तो आपने बड़ा सिंपल लड्डू गोपाल सा एग्जाम्पल ले दिया, 3 आई कैप। जरूरी तो नहीं है कोई वेक्टर ओनली आई कैप की ही फॉर्म में लिखा हुआ हो, वो आई और जे की फॉर्म में भी लिखा हुआ हो सकता है। जैसा कि मैं एग्जाम्पल उठा रहा हूं कि वेक्टर ए भी मान लो दिया हुआ होता 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, कि अब क्या करते सर, अगर अब हमसे कोई पूछ लेता कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, अब इसका कैसे निकालते मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहां पर तो आई की टर्म्स भी आ गई और जे की टर्म्स भी आ गई, तो सीखते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना। चलो
यहां पर दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर गिवन इन द फॉर्म ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। इसके लिए जो एग्जाम्पल उठाया गया है, मैं इसको ना लेकर एक दूसरा एग्जाम्पल उठा रहा हूं, सिंपल है वो। यह है y एक्सिस, यह है x एक्सिस और यह है वो पॉइंट x1, y1। कहां से निकालना है? विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये कोई भी पॉइंट था A जिसके कि ये कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट का मतलब मैंने पहले ही बताया, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो यह जो इतना जो पोर्शन बनता है यह होता है इसका x कोऑर्डिनेट जो कि x1 है। और यदि इधर से यहां को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो यह जो बनता है यह होता है इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो कि कितना है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, y1 है। क्लियर एकदम? तो इसके अंदर अब जरा आ जाओ, यह तो x1 हो गया और यह y1, क्योंकि वेक्टर है उठा के इधर ला सकते हैं। यह भी एक कंपोनेंट है या एक वेक्टर है, ऐसा वेक्टर जिसका की मैग्नीट्यूड है y1 और डायरेक्शन है j कैप। तो वेक्टर बन गया ना y1 j कैप। हम इसको शिफ्ट करा सकते हैं, मैग्नीट्यूड वेरी मत करने दो, डायरेक्शन वेरी मत करने दो। तो यहां लिखो, बात एक ही है। अब ये हमारे पास क्या बन गया? एक तरह से देखो तो ये इस टाइप का नहीं बन गया है कि ये तो हो गया OA, यह हो गया, या चलो OA क्या, OA, इसको कुछ एज्यूम कर लो B, ठीक है ना। तो यह कितना होगा यह हमें निकालना है और ये हमें मालूम है x1 है, ये हमें मालूम है y1 है। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं लग रहा है? देख सकते हैं भाई, कोई भी वेक्टर अगर ट्राइंगल है तो उसकी कुछ साइड की मेजरमेंट्स होती है और ये बना है देखो राइट एंगल, तो इसकी साइड्स की मेजरमेंट्स है। ये x1 है, ये y1 है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये कितना, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो OA को हमें निकालना है। अब जरूरी नहीं है कि यहां पर क्या लगाओ, इस तरह ही यूज करो, कोई जरूरी नहीं है। मैंने बता दिया, अगर आप ऊपर हेड एरो मत लगाओ तो भी अंडरस्टूड है कि वो मैग्नीट्यूड है। तो इस वाली साइड का इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो OA हमारा कितना आ गया, इनसाइड x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो यदि हमें कोई वेक्टर OA गिवन है, क्या गिवन है, कोई वेक्टर OA गिवन है, जो कि यहां पर हमारा था, क्या था, वेक्टर OA वाज x1 i कैप प्लस y1 j कैप, यह था। क्योंकि दिस टाइम i कैप, दिस टाइम j कैप, ये वेक्टर बन गया। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इनसाइड रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो कि x1 है आई कैप का कोफिशिएंट, तो x1 का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट विच इज y1, इसका स्क्वायर। यह बहुत 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 ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एप्लीकेशन एक तरीके से है, इस चीज को जरूर सीख लेना, ठीक है। चलो अब आते हैं इसी के नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे कि एग्जांपल उठा रहा हूं मैं, कोई वेक्टर A गिवन है, क्या है, वेक्टर A गिवन है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है, यह गिवन है। अब कोई कहे ये बस होता सर O कहां गया, वो O कुछ नहीं, हमें डायरेक्ट क्या दे दिया, वेक्टर दे दिया कोई A नाम का, और हमसे कहा जाए फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। या तो मॉडुलस लिख दो और या क्या लिख दो,
ओनली ए लिख दो तब भी यही बात है, एरो हटा दो ऊपर का। तो यह क्या होता है, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर का यहां से जो फार्मूला निकल कर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना हो जाएगा, इनसाइड रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का होल स्क्वायर। बहुत थोड़ा सा ये क्या क्या लिख गया, ठीक है। यह होता है हमारा सबसे फाइनल और सबसे ज्यादा काम का फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि x1 क्या था, आई कैप का कोफिशिएंट था। देखो y1 क्या है, जे का कोफिशिएंट है, और z1 क्या है, इस के कैप का कोफिशिएंट है। इन्हीं का तो स्क्वायर है। तो वही मैंने लिखा है कि इस आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर के कोफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर। यहां पर देखो y1 क्या है, जे कैप का कोफिशिएंट है, कि कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का होल स्क्वायर विच इज y1 का स्क्वायर। और इसी तरीके से यहां z1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ ना, z1 क्या है, के कैप का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ के कैप का होल स्क्वायर। यह किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है, जबकि वो वेक्टर किस टर्म्स में गिवन हो, आई कैप कोमा जे कैप कोमा के कैप। चलो अब ये आगे तुम्हारा एनसीईआरटी का है क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये, ठीक है। तो देखो, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। सिंपल है, ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी, समझ लेना ढंग से। ये वेक्टर ए, जो कि यहां पे वेक्टर रहा होगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर आई कैप प्लस वेक्टर जे कैप प्लस वेक्टर के कैप। इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। लड्डू गोपाल बन चुका है क्वेश्चन से एकदम, ये लो, ठीक है। मैग्नीट्यूड का ये तरीका मैंने बताया था। इनसाइड ये पीछे बैक करके चाहो तो देख लो लेक्चर को। आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, प्लस के कैप का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। जब कुछ नहीं होता है कहीं लिखा हुआ तो 1 माना जाता है। कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1। मैंने ये 1 1 इसलिए लिख के दिखा दिया कि कुछ भक्तों को यही नहीं पता होगा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, नहीं तो वो प्रॉब्लम फेस कर जाती है। होपफुली यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इन द सेम वे यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। देखो, वेक्टर v विच इज गिवन एज 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस थ्राइस ऑफ के कैप। तो मॉडुलस ऑफ v कैप विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ v विल बी इक्वल टू कितना होगा, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना है, 2 है कोफिशिएंट, 2 का स्क्वायर, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, -7 है, तो -7 का स्क्वायर, प्लस के कैप का कोफिशिएंट कितना है, -3 है, -3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, प्लस -7 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 49, 3 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 9, 9 9 18 और 4 23, रिमेनिंग बचा 2, 2 और 4 6,
तो यह हमारा क्या आ गया, वेक्टर v का मैग्नीट्यूड, जो कि यह था। यहां पर वेक्टर होगा, जानेगा। आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो, बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हो। नहीं है तो अगर नहीं है तो फिर गौर से सुनो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है स्वागत है, जिन्होंने नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरे बच्चों को भी बोलो। कल इसका नेक्स्ट लेक्चर पड़ेगा और उसमें आपको दे दवादब क्या कराई जाएंगी, प्रॉब्लम्स करवाई जाएंगी विद कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन होते जाएंगे और प्रॉब्लम भी एक्सप्लेन होते जाएंगी। टिल देन ओके।